हेलो एवरीबॉडी। आप सभी लोगों ने संडे को अपना टेस्ट दिया, टेस्ट 4, जो कि एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर था। और आप लोगों ने अपने मार्क्स अपलोड किए वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। तो वहाँ पर लगभग 150 प्लस बच्चे थे। टोटल 170 तो कमेंट्स थे वहाँ पे, तो लगभग 150 प्लस बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया ये। अब मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला था, फिल करने के लिए बोला था। तो 81 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया और अपने मार्क्स अपलोड किए जो उन्होंने टेस्ट दिया था। तो उसका एवरेज मैंने जब निकाला तो रीजनिंग में 36.56 एवरेज की बात करें तो, जीके के अंदर 10.115 अप्रोक्स 10, टेक्निकल में 47 और टोटल 94 मार्क्स, जो कि लगभग लगभग बराबर थे जो कि पिछली बार आए थे आपके। इस चीज़ से कंक्लूजन पे आना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिना ये जाने कि इंडिविजुअल बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है तो हम नहीं कह सकते कि आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी हुई है। इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली होगी अगर आप लोगों ने टास्क फॉलो किए हैं तो अगली बारी से जो मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा तो उसके अंदर कुछ और कॉलम ऐड करूंगा मैं, जैसे कि आपके अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। और आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी अटैच करना पड़ेगा अगली बारी से जो आप अपना टेस्ट दोगे। तो ये सब अगले टेस्ट 5 से मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ। आज गूगल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था मैंने, अगली बारी से थोड़ा सा और मैं सीख लूँगा उसको। तो टेस्ट 5 से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो सर्वे होगा ये आप लोगों के लिए होगा, ताकि मैं इंडिविजुअली देख सकूँ किस बच्चे की कितनी इम्प्रूवमेंट है और कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो प्लान है टोटल DGP 2.0, ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है जो कि चलेगा इस हिसाब से कि बच्चे किस हिसाब से इम्प्रूव कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बेसिक स्केलेटल है इसका DGP 2.0 का, कि मुझे किस तरह से काम देना है और कब तक काम ख़त्म कर देना है, कब आपको टेस्ट देने के लिए बोलना है, कब आपको रिवीजन कराना है। वो सब बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी, थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो वेरी करेगी वो इस पे डिपेंड करेगी कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी है, आप टास्क कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से मुझे कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जितने आप रेस्पॉन्ड करोगे चीज़ों को अपने गूगल फॉर्म पे, उतने अच्छे से मैं आपके लिए टास्क बना पाऊँगा। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा कि हाउ टू बूस्ट स्कोर। कि अभी मैं ये चीज़ मान लूँ कि आपके एवरेज मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से ये जो एवरेज मार्क्स हैं इसको बढ़ा के कितना आपको ले जाना है, इस हफ्ते के लिए आपका क्या एम रहेगा। अब हम वीक बाय वीक एक एम को लेके चलेंगे, कि जैसे इस वीक का अब मैं एम बना के चलूँगा कि आपको 100 मार्क्स क्रॉस कराने हैं। अब एवरेज 94 है तो काफ़ी बच्चों के 100 से अबव आ ही रहे होंगे, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज मुझे टोटल सभी बच्चों का मिला के बढ़ाना है 100 से ऊपर। तो वो कैसे हो पाएगा वो मैं सब देखूँगा। और उस चीज़ के लिए मैं आपको अभी वीक स्टार्टिंग में ट्यूसडे की वीडियो के लिए आपको मैं टिप्स दूंगा कि बूस्ट कैसे करना है आपको स्कोर। तो पहले मैं आपको टास्क दे देता हूँ और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि हाउ टू बूस्ट स्कोर। तो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका लाइफ पर्पज़ है, ये लाइफ पर्पज़ है आपका, ये कोई टास्क नहीं है, ये लाइफ पर्पज़ है आपका। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपको रिवाइज़ करना है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जीएस में मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे, तो जब मैं रिवीजन बोलता हूँ तो आप शायद रिवीजन कर भी रहे हो या नहीं, ये मुझे थोड़ा डाउट है इसके ऊपर। तो अब आपको, और ये होता भी ऐसा क्योंकि टास्क आपको ये मिल रहा है, तो आप पहले टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करोगे और रिवीजन छूट भी जाता है। तो आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, सोने से पहले, उठने के तुरंत बाद, ठीक है, आफ्टर लंच, बिफोर लंच, मतलब ये जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं उस टाइम पे आपको रिवीजन का टाइम रखना पड़ेगा। ये भी टिप है एक जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, तो अभी सुन लो इस टिप को, कि जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट हो उस टाइम पे आपको 10 मिनट या 15 मिनट आपको निकालनी होगी सिर्फ रिवीजन के लिए। क्या क्या हो सकती हैं वो क्रिटिकल मोमेंट? जैसे आप सोकर उठे तुरंत, तो वहाँ पर आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकते हो अपना, जैसे मोबाइल उठा लिया सोते उठते ही, या फिर और कुछ करने लगे आप। लेकिन आपको एक अब डिटर्मिनेशन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप उठे, वेकअप, उस टाइम पे 15 मिनट आपको एक विंडो रखनी पड़ेगी रिवीजन की। उसमें क्या डालना है वो भी देखते हैं। सोने उठने के तुरंत बाद, ठीक है, आप, एक मैं बेसिक स्केड्यूल लेके चल रहा हूँ, आपका कुछ और होगा तो आप उसके आगे पीछे कर सकते हो उस चीज़ को। वेकअप, उसके बाद मान लो आप
जैसे नहाने जाने वाले हो बात, तो बात नहाने के जस्ट पहले आपको रिवीजन करना है 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने लंच किया, सॉरी ब्रेकफास्ट किया आपने, तो ब्रेकफास्ट से पहले तो नहीं मन करेगा, ब्रेकफास्ट करने का ही मन करेगा ज़्यादा। लेकिन ब्रेकफास्ट जैसे ही कंप्लीट कर लिया, ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद हम वीडियोस वगैरह देखने लगते हैं, ठीक है, मेरी भी आदत थी। तो उसके तुरंत बाद 15 मिनट आप रिवीजन ऐड करो, और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो बढ़ता बढ़ता काफ़ी आगे तक चला जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते ही हम वीडियोस वगैरह देखने लगते हैं या फिर कुछ और काम करने लगते हैं पढ़ाई के अलावा। तो एक अगर हमें वहाँ पर एक स्टार्टिंग मिल जाए कि पढ़ाई की, तो उसके फिर हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद आज से कमिट करो कि मैं 15 मिनट रिवाइज़ करूँगा, और जैसे ही आपने ये पढ़ाई स्टार्ट की अपना दूसरे काम छोड़ के, तो उसके फिर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू भी हो जाएगी। लेकिन अभी कंटिन्यू को मत सोचो, आपको सबसे पहले ये देखना है, ये श्योर करना है कि ये 15 मिनट आप पढ़ाई करो। ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच के तुरंत बाद 15 मिनट का रिवीजन, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम मान लो स्नैक्स के तुरंत बाद 15 मिनट का रिवीजन। तो इस तरह से आपको 15 मिनट का रिवीजन डालना पड़ेगा, सोने से तुरंत पहले भी 15 मिनट का रिवीजन, ठीक है। तो 15 मिनट पहले एनालाइज कर सकते हो सोने से पहले, वो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है कि पूरे दिन भर आपने क्या पढ़ाई करी और सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है। ये भी आप 15 मिनट सोच के सोओगे तो अगला दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो इस तरह से आप चीज़ें डालोगे तो ये शिकायत आपको अपने आप से रहती होगी कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ इस तरह से ये छोटे छोटे पैकेट्स आप रिवीजन के रख सकते हो। इसके अंदर टेक्निकल भी आ जाएगा, आपका जीएस भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा, और सिर्फ ये करने से लिटरली 20-25 मार्क्स बहुत आराम से बढ़ जाएंगे हर एक चीज़ में। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग की आपको एक कॉपी बनानी है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, वो पहली बारी में आपसे नहीं हुआ, आपने कॉन्सेप्ट देखा कि इसके अंदर स्क्वायर करने के बाद 1 ऐड करना था, ये ट्रिक लगी थी, तो आप वो रिवीजन कर लोगे वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग कितना तेज़ चल रहा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना किया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए 4-5 कॉन्सेप्ट देखे हैं कि स्क्वायर करके देखना है, क्यूब करके देखना है, प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करोगे और आंसर निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। तो ये सब आपको रिवीजन में डालना है। अगर सिर्फ ये सब भी करोगे, पढ़ाई आपकी अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है जो आप टास्क कंप्लीट करोगे, लेकिन अब से आपको ये सब चीज़ें भी ऐड ऑन करनी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये भी ऐड ऑन करोगे तो बहुत सारे मार्क्स आपके 10-15 मार्क्स बड़े आराम से आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अलग से जब हम रिवीजन के लिए टाइम देते हैं कि 1 घंटा रिवाइज़ करूँगा, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बर्डन सा हो गया, क्योंकि रिवीजन करने में 15 मिनट में ही हम बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। लेकिन हम वो 2 घंटा सोचते हैं 2 घंटे में सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन वो कभी आता नहीं टाइम रिवीजन का। तो इस तरह से छोटे छोटे पैकेट डालो, और अगर जो ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट भी ज़्यादा है तो 10 मिनट भी बहुत रहेंगे अगर आपको रिवीजन करना है। तो अगर आपने 10 मिनट का रखा तो 10 मिनट में ये होगा कि आप फिर उसको कभी भी डाल सकते हो। जैसे अगर जो आपने 2 घंटे का रिवीजन डाला, तो अब आप सोचोगे नहाने के तुरंत बाद नहीं यार, खाना खाना होता है। अगर आपने वहाँ पे 10 मिनट का डाल दिया तो नहाने के तुरंत बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट ही तो है, रिवीजन कर लेता हूँ। तो ये भी टिप रहेगी जो मैं बाद में बताने वाला हूँ। एक टिप आपको मैंने पहले बता दी। टास्क के ऊपर आते हैं अपने। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरह से ही अपने रिवीजन टास्क में डाल देना, और ये रिवीजन होना चाहिए आपको। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में आपको हीट चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में फ्यूल्स, और बायोलॉजी में सेल्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये आपको ब्लैक बुक में मिल जाएगा, और ब्लैक बुक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, यहाँ पर आपको सभी किताबें, सभी नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ, इन सब के मैंने नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप उनमें से इन सब चीज़ों को कर सकते हो। आगे चलते हैं। सॉइल सर्वे। सोम में आपको मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देने जा रहा हूँ कल या परसों को। उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन से करना है, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि आप जितना डेप्थ में जा सकते हो इस चैप्टर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, उतना डेप्थ में जाओ। क्योंकि कौन सा चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना होता है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। कौन से चैप्टर को डेप्थ में पढ़ें, कौन से को सिर्फ सरफेस पे पढ़ें। तो डेप्थ में हर उस चैप्टर को पढ़ना होता है जिसमें से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मोहर सर्कल है। अब मोहर सर्कल को अगर आपने इसके मोहर सर्कल के अलग अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, आप 100 क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे। आपने मोहर सर्कल नहीं सीखा, आपने सिर्फ क्वेश्चन रट लिए। 101वां क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, भले ही आपने कितना टाइम दिया इसको। इसलिए डेप्थ में उस चैप्टर को सीखना है जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से वैरायटी कुछ नहीं बनेगी, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी।
तो वो मुझे पता है कौन कौन से चैप्टर हैं, उसको मैं सरफेस से पढ़ने के लिए ही आपको देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ने के लिए आपको बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इनका पता होना जरूरी है। तो एटलीस्ट आप इसके एसएससी जेई के पीवाईक्यू करोगे, जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आप उसके 2000 शायद 21 तक का है उसके अंदर, ठीक है 22 तक का है शायद उसके अंदर, वो देख लेना आप। जो न्यू बुक मैंने अपलोड की है, तो बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस सभी क्वेश्चन कर लोगे आप, और साथ में जो नोट्स हैं नोट्स से भी एक बार देख लोगे इनको, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉइल में आप कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, इसमें ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, तो इसके सीधा एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर लेना, और साथ में वाईसीटी के भी देख सकते हो, ईएससी के भी देख सकते हो। और सर्वे में कंपास सर्वेइंग, एसएससी जेई के ही इतने क्वेश्चन हैं कि वही करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप कंपास सर्वेइंग के ये सब कर लोगे। तो अब आते हैं कि आपको स्कोर बूस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला रिवीजन सिर्फ ये बोल देना कि रिवीजन करना है आपको, इससे काम नहीं बनता। आपको एक स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आप रिवीजन कर सको और एश्योर कर सको कि रिवीजन आप डेली कर रहे हो क्या। जैसे आप एश्योर करते हो कि हाँ ये टास्क है, ये सब कंप्लीट करना है, ऐसी रिवीजन एश्योर करना होता है। तो अब मैं आपको, अभी मैंने ऐसे बता दिया, कोशिश करूँगा मैं कि आपको एक टास्क की तरह ही रिवीजन दूँ। तो आपको इस तरह से तो रिवीजन डालने हैं कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का तो रिवीजन होना ही है किसी एक विंडो में, जो 15-15 मिनट की मैंने बताई है, 10 मिनट की भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन करना है और साथ में ये टास्क कंप्लीट करना है। तो मार्क्स कैसे बूस्ट होंगे जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, अब इंडिविजुअली देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे 100 से ऊपर निकलना है, ठीक है। तो हम कैसे निकल सकते हैं 100 से ऊपर? तो इसके लिए सीधा सीधा करीब आपको 5 मार्क्स तो यहाँ पे ही बढ़ाने पड़ेंगे। रीजनिंग में बढ़ सकते हैं आराम से 5 मार्क्स। एक हफ्ता बहुत मेहनत से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो आराम से 5 मार्क्स एवरेज आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको रीजनिंग में ही बढ़ाने हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको डेली इंडिविजुअली मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ कि आपको सोचना भी ना पड़े कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। पिनेकल की बुक अपलोड कर दी गई है, ठीक है। 1 घंटा बैठ के सिर्फ जो टॉपिक बताएं बस उसको देखना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं डालना है कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं सामने, तो यही डिसाइड करने में टाइम लग जाता है कि कोडिंग डिकोडिंग करूं कि सीरीज़ करूं। मैं आपको डेली बता रहा हूं टॉपिक, तो आप इतना कर सकते हो, और इतना करोगे तो सबसे पहले तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो क्या, और दूसरे नंबर पे आपको फिर उसको स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अभी एक बार मैंने टेस्ट देने के लिए दिया था आपको कि 50 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अभी वो टाइम मुझे लगता है नहीं आया है, जब तक एवरेज 40 ना पहुंच जाए यहाँ पे कि आपको 50 क्वेश्चन एक बारी में अटैम्प्ट करने हैं, वो स्पीड के लिए हो जाएगा। अभी आपको मैं जो टॉपिक्स दे रहा हूँ आपको उनको कवर करना है, उनके 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं। एक हफ्ता आप कर लोगे अच्छे से, हर एक बच्चा कर लेगा, तो ये अगली बारी 40 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग में ही उठा लिया तो यहाँ पे 100 के आसपास आप पहुँच जाओगे सिर्फ रीजनिंग से ही। बात करते हैं जीके की। तो जीके की स्ट्रेटेजी में बहुत बार आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को कि जो आपका जीके का पेपर है ये 50 नंबर का तो है, लेकिन आपको इस 50 नंबर पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उस नंबर पे ध्यान देना है जो बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ उस पे ध्यान देना है। अब ये बेसिक चाहे 10 नंबर का है, चाहे 20 नंबर का है, चाहे 30 का या 40 नंबर का या 50 का ही आ जाए, आपको सिर्फ इस बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक क्या है अभी बात करेंगे। मान लो बेसिक 30 नंबर आया और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया वो 20 नंबर आया। बेसिक में मैं मीडियम क्वेश्चन भी मान रहा हूँ। मीडियम बेसिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 20 नंबर वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आपको करंट अफेयर की पूरी किताब ही याद करनी पड़ जाती है। आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल याद करनी होती है। आप सुबह शाम लग के सिर्फ करंट अफेयर और जीके ही कर रहे हो। ये 20 नंबर आपको तब मिलेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन 20 नंबर की। कुछ नहीं होने वाला इन 20 नंबर से, ट्रस्ट मी, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा आपको अगर जो इतनी डेप्थ में जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मान लो पूछा गया कि आपसे सवाल पूछा गया कि चंद्रयान 2 जो था उसकी जो लैंडिंग डेट थी वो क्या थी, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि एक बारी के लिए ये माना जा सकता है कि आपसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट पूछ ली जाए, अगस्त 23 है, लेकिन ये भी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में है चंद्रयान से रिलेटेड चीज़ें, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन अगर जो आपसे पूछ लिया जाए चंद्रयान 2 की क्या थी, तो इस तरह से तो आप डिटेल्स ही याद करते रह जाओगे, 2 की, फिर 1 की, फिर और जितने भी स्पेस मिशन हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ों पे ध्यान देना है जो करंट अफेयर में है, सिर्फ वो देख सकते हो। जनरली क्या होता है कि जैसे करंट अफेयर की आपके पास बुक होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर बैंक का
या किसी पर्टिकुलर कंपनी का एमडी चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसका नाम मेंशन कर दिया गया। तो करंट अफेयर की किताबों में क्या होता है कि हर एक कंपनी का एमडी लिख देते हैं। आप हर एक कंपनी का एमडी याद करोगे, इससे दिक्कत ये होगी कि आपके पास जब 4 ऑप्शन होंगे तो जितने भी आपने पढ़े होंगे वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप चाह कर भी उसका आंसर नहीं कर पाओगे। जबकि इसके चांसेस हैं कि जो अगर करंट अफेयर में आपने कोई पढ़ा है कि कुछ चेंज हुआ है, किसी का एमडी बना है, तो आपको एक नाम याद है, 4 ऑप्शन में दिखेगा, तो आप शायद कर पाओगे उसको। ओवरऑल मैं सिर्फ इतनी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ रटने की कोशिश मत करो। जो ईज़िली आपके एनवायरनमेंट में अभी अवेलेबल है, आपने अखबार में कहीं चलते फिरते देख लिया, या फिर करंट अफेयर में, ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे की वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर की, एक एक चीज़ याद रखने की कोशिश कर रहे हो कि एक छोटी सी अंडर 21 हुआ इंडिया का, या फिर उसमें कौन सी टीम जीती, मतलब इतना नहीं जाना है आपको डेप्थ में। जीके में सिर्फ इतना पढ़ना है आपको कि जैसे करंट अफेयर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें, और बड़ी बड़ी भी कोई डिफाइंड नहीं है, जो चीज़ें याद होती है वो याद कर लो, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़ें कर लो। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी जैसे चंद्रयान 2 होगा, चंद्रयान 3 होगा सॉरी, तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि चंद्रयान 2, 1 सब चीज़ें देखो। अगर वो क्वेश्चन आ भी गया तो इसका मतलब समझ लो ये 20 मार्क्स में से है, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई कर भी लेगा तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जीके में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, अब बेसिक चीज़ें कहाँ से आती है? बेसिक चीज़ें एक तो ये आती है जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, करंट अफेयर, जैसे यूक्रेन से रिलेटेड चीज़ें, चंद्रयान हो गया, ठीक है? तो आपको पता चल जाएंगी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होंगी, ठीक है? ये भी चलो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है वो आपका होता है पीवाईक्यू। वो क्वेश्चन कहीं पूछा गया है क्या, ये आप इसको बेसिक बना लोगे, और इन पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपके जो कोचिंग के नोट्स होते हैं, कोचिंग के नोट्स का बेसिस ही ये होता है कि पीवाईक्यू में कहाँ कहाँ पूछा गया है, उससे आसपास वो पूरा अपना कोर्स बना देते हैं। आपके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, अगर उनसे क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे, उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू ही सबके पास अवेलेबल होते हैं और सबने पीवाईक्यू ही किए हैं। आपके पास क्वेश्चन आया पीवाईक्यू का, आपके साथ साथ हर कोई कर देगा, आप नहीं कर पाओगे तो पीछे छूट जाओगे। अगर पीवाईक्यू से बाहर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, या फिर कहीं का भी कोई क्वेश्चन आया, वो पीवाईक्यू से बाहर आया, एक आधा कोई क्वेश्चन कर भी देगा बच्चा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन आया जो कि आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है, और आप वो नहीं कर पाओगे तो मतलब आप रेस से बाहर हो। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये भले ही आपके 10 नंबर अभी आ रहे हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये बेसिक कवर करना है। और बेसिक कब कवर होगा? आपके पास कोई भी नोट्स हो, कोई भी किताब हो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि लूसेंट से तो आप कुछ पूछते ही नहीं है, आप लूसेंट याद करके दिखा दो, आप पूरी लूसेंट रट लो, कर सकते हो तो, ऐसा नहीं होता वैसे कि रट लोगे आप लूसेंट, लेकिन अगर जो आप ये दावा करते हो कि हाँ मैंने तो लूसेंट पढ़ रखी फिर भी जीके में नंबर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने लूसेंट पूरी याद कर ली है तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपके लूसेंट पढ़ने के बाद 20-25 नंबर आ रहे हैं तो बाकी बच्चों के भी, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा होगा उसके इतने आएंगे, आप टॉपर्स में ही होंगे। तो कोई एक सोर्स पकड़ लो, मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, सौरभ पांडे सर के। ब्लैक बुक से मैं आपको जीएस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो कोई भी नोट्स रेफ़र कर सकते हो। अरिहंत की बुक भी मैंने अपलोड की हुई है, थोड़ी गलतियाँ हैं उसके अंदर लेकिन चल जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जीके में आपको मार्क्स लाने की कोशिश नहीं करनी है। जीके में आपको बस डेली पढ़ना है और कोशिश इतनी करनी है जो मेरे पास बेसिक नोट्स हैं उसको मैं कई बार कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। वो आपको ब्लैक बुक से मिल जाएंगे, ब्लैक बुक भी अपलोड की हुई है। ब्लैक बुक से क्वेश्चन देखते रहना, उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको याद रह गया, हो गया, हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मान के चल लेना। जीके में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 25-30 नंबर आ जाएंगे, बहुत होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और अभी आपने कुछ जीके का कवर किया नहीं है, इतने भी नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएंगे जीके में। जीके में एकदम से नंबर नहीं बढ़ेंगे, जीके में आपको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डेली पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएंगे। रीजनिंग में आपको एक हफ्ते में ही फ़र्क पता चल जाएगा। बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप सिर्फ उसको कंप्लीट कर लो, इसमें भी आपको बहुत तेज़ी से मार्क्स इंक्रीज़ होते हुए दिख जाएंगे। अपने टास्क में जो देता हूँ, नोट से पढ़ने के लिए देता हूँ, इवन आपको एसएससी जेई की जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना, वो ही मैं करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। वो भी आप कंप्लीट कर लोगे तब भी 50+ मार्क्स आ सकते हैं आपके टेक्निकल में। बस शर्त ये है कि जो आपने किताब की है, पहली बात तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको आना चाहिए, दूसरा जो उसके एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए।
आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इसके अंदर नहीं है क्वेश्चन, ईएससी में कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका कॉन्सेप्ट में याद कर लूँ कि अब तक वो आ जाए। इतना नहीं जाना है कि आपको और कहीं से कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। जो एसएससी जेईई में पहले आ चुके हैं उनके भी कॉन्सेप्ट कर लोगे तब भी बहुत चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो टोटल सिर्फ रीजनिंग से ही आपके 100+ हो जाएंगे। जीके पे बस सिर्फ अभी एकदम से लालच नहीं करना है कि एकदम से आपके मार्क्स बढ़ जाएं। डेली मैं आपको दे रहा हूँ चीज़ें करने के लिए, वो करते चलो। रिवीजन का आपको आज मैंने ट्रिक बता दी, उस तरह से रिवीजन करते रहो, जीके में मार्क्स बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ जाएंगे। टेक्निकल में भी टास्क करोगे बहुत आराम से बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने आज टास्क दिया था आपको, उसमें आपको एसएससी जेईई के पीवाईक्यू करने हैं। उससे क्या होगा, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करते हो तो जो गलतियाँ आपको यहाँ पे करोगे आप वो एग्ज़ाम में नहीं करोगे। ठीक है, बाकी जो मार्क्स बढ़ाने की टेक्निक होती है वो ये होती है कि फुल टेस्ट की प्रैक्टिस ना होने की वजह से भी आप प्रेशर में आ जाते हो और मार्क्स आपके कम आते हैं। तो आपकी फुल टेस्ट की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अब हर हफ्ते आपको फुल टेस्ट देना है। तो स्टार्टिंग में होगा ऐसा कि आपको फुल टेस्ट देना ही नहीं आता, टाइम मैनेज ही करना नहीं आता, तो उसकी वजह से मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, करीब आप 20-25 फुल टेस्ट दे चुके होंगे, 20-25 तो नहीं, लेकिन आप काफ़ी फुल टेस्ट आप दे चुके होंगे, 15 के आसपास तो फुल टेस्ट दे चुके होंगे आप। तो आपको ऐसा लगेगा फुल टेस्ट एक स्किल है, वो आपके अंदर आ जाएगी फुल टेस्ट देते देते। टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी मत सोचो कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता, ये एक स्किल है जो कि आप फुल टेस्ट देते देते ही सीखोगे। आगे और पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये जो मैं टास्क आपके लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि कंसिस्टेंसी आपके अंदर बनी रहे। अगर आप ये सोचो कि आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है, करो स्टार्ट आज से, अपने हिसाब से कर रहे हो स्टार्ट, 3-4 दिन के बाद थक जाओगे, सोचोगे आगे क्या करूँ। खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते हम कि हमें क्या करना है जब तक कोई दूसरा ना बताए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ। पहले दूसरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन तीसरे दिन ऐसा महसूस होता है कि अब क्या पढूँ। और सिर्फ वो सोचने सोचने में ही जैसे कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा मन करता है कि चल कुछ और चीज़ पढ़ लेता हूँ, ये तो पढ़ रखा है। ये बहुत होता है, ठीक है। और डिसीजन लेने में भी फैटिग हो जाता है, थकावट हो जाती है। तो अभी तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपको टास्क दिया है उसको सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट करना है। इसको एक लाइफ पर्पज़ मान लो, इसको टास्क मान लो, इसको मिशन मान लो, कुछ भी मान लो, बस कंप्लीट करना है आपको। इतना सा काम है, ये भी कर लोगे, कंसिस्टेंसी डेली की डेली बनी रहेगी आपकी। बाकी मोटिवेट और गाइड तो मैं आपको डेली कर ही रहा हूँ। अपने टाइम में से टाइम निकाल के मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम अगर जो मैं मेरे देने से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो मुझे भी बहुत ही खुशी होगी इससे भी। तो आई होप आप मेरे इस टाइम की वैल्यू करोगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे। ये टास्क मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो और चले जाते हो तो प्लीज़ वीडियो भी मत देखो। अगर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो डेली तो आपके देखने का फ़ायदा भी है वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो देखो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरे खुद के भी 4 एग्ज़ाम हैं अगस्त में ही, तो मैं अपनी उसकी भी पढ़ाई करता हूँ, आपको भी गाइड करता हूँ। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनल डाउट ले पाऊँ। बहुत सारे पर्सनल डाउट आते हैं, 1-2 को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए तो आई एम सॉरी। आप कोशिश करना कि आप यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट डाल दो, आपकी जो डाउट होंगे। जैसे अगर आज मैं ये सब ना बताता आपको तो मैं आज डाउट ले लेता आपके। अलग से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो किसी दिन मैं डाउट ले लूँगा, किसी दिन मैं टेक्निकल की चीज़ें बता दूँगा, किसी दिन जैसे कल मैंने केमिस्ट्री और बायो का टेस्ट ले लिया आपका, तो मैं इतना मैं कर सकता हूँ और इतना मैं कर भी दूँगा। इससे ज़्यादा करने में मेरा खुद का भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा और मैं एफिशिएंसी से कर भी नहीं पाऊँगा चीज़ें। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबी करके मैं चीज़ें बता दूँ आपको तभी भी। तो आप इतना भी कर लोगे, इससे भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। डेली का टास्क फॉलो करोगे तो कुछ ना भी बताना पड़े तब भी आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।